Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated August 29, 2024 and the day is Thursday. First of all, we'll look at some of the headlines. पहली headline आप ये देख सकते हैं कि धामी overrules Chief Secretary post ousted Corbett National Head as राजाजी रिजर्व। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जो सीएम है ना कहाँ के, उत्तराखंड के, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या किया है, एक आईएफएस ऑफिसर थे जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पहले आईएफएस ऑफिसर थे, जिनका नाम राहुल है, उनको चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की तरह अपॉइंट किया गया था। उनको हटा दिया गया था कुछ साल पहले। किसने? हाई कोर्ट ने हटाया था। क्यों हटाया था? तो वो कुछ इलीगल पेड़ वगैरह कटवा रहे थे, कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, और उनको वापस से जो सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने राजाजी नेशनल पार्क में वापस से उनको जो है वो पोस्ट दे दी है। अब वो राजाजी नेशनल पार्क के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन गए हैं। तो ये एक न्यूज़ है, पर आपके लिए क्या काम की चीज़ है? आपके लिए काम की चीज़ ये है कि ये जो शिवालिक टाइगर लैंडस्केप होता है ना, जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व्स है उत्तराखंड के, जो इस शिवालिक टाइगर लैंडस्केप में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन से? पहला तो राजाजी और दूसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये 2 आपको नाम याद रहेंगे। अगर एग्जाम में आ जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क किधर है या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स, ये सारे टाइगर रिजर्व्स है, तो राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किधर है, तो वो उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक काम की चीज़ हो गई। दूसरी न्यूज़ आप देख सकते हैं, गुजरात रील्स टोल 35। गुजरात के वडोदरा में आपको पता ही है कि बाढ़ आई हुई है, और इस बाढ़ की वजह से 25 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक, और अराउंड 35 जो है पिछले 3 दिनों में जा चुकी है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बरसात हुई है वहाँ पे, इस वजह से। तो ये आपको पता ही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे ऐसी अर्बन फ्लडिंग इसको बोलते हैं। क्या? अर्बन फ्लडिंग। अर्बन का क्या मतलब है? शहरों में जो बाढ़ आती है, अर्बन फ्लडिंग। ठीक है, दूसरी न्यूज़ आप ये देख सकते हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट है, हमारी प्रेसिडेंट ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि ज़रूरी है to wake up against the perversion of crime against women and counter the mindset that sees women as less powerful, less capable, less intelligent. उन्होंने ये कहा है कि जो औरतों के खिलाफ जो ये क्राइम्स होती आ रही हैं ना, इसमें क्या है, एक माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट ऐसा है जो औरतों को कम ताकतवर देखता है, कम केपेबल देखता है और कम इंटेलिजेंट देखता है। और ये जो माइंडसेट है ना, इसी की वजह से ऐसे क्राइम्स निकल के आ रही हैं। और इन्होंने बोला कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी किसी बेटी और बहू के साथ, तो ऑफ कोर्स जो नेशन है, इट्स बाउंड टू बी आउटरेज्ड। गुस्सा आएगा ही आएगा नेशन को, ऐसा इन्होंने कहा है। और रिसेंटली जो है वो आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही हीनस क्राइम हुआ, उसके बैकड्रॉप में ये सारा जो है वो इन्होंने यूज़ किया है स्टेटमेंट। तो अभी जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट भी आप कभी किसी ऐसे में या फिर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कोट करके हमारी प्रेसिडेंट को। उसके अलावा एक न्यूज़ है कि 10 साल हो गए हैं एक स्कीम के, जो कि एक हैप्पी न्यूज़ है, जिसका नाम है पीएम जनधन योजना। इस जनधन योजना की वजह से अब 53 करोड़ बैंक अकाउंट बन चुके हैं इंडिया में। ठीक है, और ये 53 करोड़ बैंक अकाउंट में औरतों को बहुत एम्पावरमेंट मिली है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बारे में हम लोग डिटेल में अंदर देखेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे हमारे हेडलाइंस जो हमारे काम के थे। अब हम लोग डिटेल में न्यूज़ को देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस डिटेल में देखते हैं। पहली न्यूज़ जो आपके फ्रंट पेज पे ही थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अब हो चुके हैं पूरे के पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं स्कीम को। अब देखिए इम्पॉर्टेंट, अब क्या आपके लिए स्कीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है, पर थोड़ा सा मैं न्यूज़ में बता दूं कि डिस्क्राइब करते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना को बोला गया है हमारी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि इट इज़ मोर देन जस्ट अ पॉलिसी। क्यों? क्योंकि इसने हर सिटीजन को इररिस्पेक्टिव ऑफ बैंक अकाउंट फॉर्मल बैंकिंग की तरफ एक्सेस दिया है। फॉर्मल बैंकिंग की तरफ एक्सेस दिया है, फॉर्मल बैंकिंग एक्सेस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि
जो लोग के पास पहले बैंक अकाउंट नहीं था वो लोग ऐसे क्या करते थे, किसी जो लोकल आसपास के लोग होते थे मनी लेंडर, उनसे पैसे उधार ले लेते थे। तो इससे क्या होता है ना, जब आप उधारी लेते हो तो आप उसमें और फंसते जाते हो, डेट ट्रैप में फंसते जाते हो। डेट का मतलब क्या होता है, उधारी, उधारी के ट्रैप में फंसते जाते हो। लेकिन जब कोई फॉर्मल बैंकिंग एक्सेस, फॉर्मल बैंकिंग में क्या आ गई है, जो फॉर्मल बैंक्स हैं हमारे, कौन कौन से बैंक हैं, जो हमारा SBI हो गया, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट बैंक है, ये सारे बैंक में जब आप चले जाते हो ना तो ये फॉर्मल हो जाता है। और फॉर्मल होने की वजह से यहाँ पे कोई आपको लूट नहीं सकता। तो ये किस वजह से मुमकिन हो पाया है, तो ये मुमकिन हो पाया है जनधन योजना के वजह से, प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से। तो अब ये इस न्यूज़ के से हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या। मैं कुछ हल्के फुल्के पॉइंटर्स में आपको बता देती हूँ ताकि आपके प्री और मीन्स दोनों के लिए काम आ जाए। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि ये योजना जो है वो लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे 10 साल हो चुके हैं। ये इसका एम क्या है, अगर कोई भी स्कीम आती है ना तो आपके ऊपर आएगा कि इसका एम क्या है, किस वजह से लाया गया था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर आप मतलब देखें तो सारे के सारे लोगों को फाइनेंशियली एक सिस्टम के अंदर ले आना को हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरी चीज़ क्या है, इसने क्या किया था ना, बैंकिंग फैसिलिटी, यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस दे दिया था। यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस दे दिया था, किसको, सबको। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, सबको, ठीक। अब दूसरी फीचर्स क्या है कि इसमें क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें आई थी। तो पहली चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गांव के लोगों यानी कि रूरल एरियाज़ में ही, इसने कवर किया दोनों रूरल और अर्बन एरिया को, गांव के जगहों के भी लोगों को इंक्लूड किया और शहरों की जगह के लोगों को भी इंक्लूड किया। तो अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों कवर किए इन्होंने, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, क्या बोला गया कि एक अकाउंट बनाएगा, ठीक है, सबका अकाउंट खुलेगा और वहाँ पे उनको अपना इंडिजिनस, हमारा देसी, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, अपना देसी, इंडिजिनस डेबिट कार्ड दिया जाएगा। जो लोग के भी जनधन अकाउंट खुलेगा उनको इंडिजिनस डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसका नाम है रुपे कार्ड। क्या नाम है, रुपे कार्ड। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या थी ना प्रधानमंत्री जनधन योजना की, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि इसके अंदर ना कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं था कि इतना, जैसे अभी अगर आप अपने अकाउंट खुलवाने जाओगे ना तो आपको बोला जाएगा कि सर्टेन नंबर ऑफ पैसा होना चाहिए अकाउंट में, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना में देयर वाज नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसमें, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया गया था, ठीक है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उनको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो रही थी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा था, ठीक है। कितने का, तो 1 लाख रुपए का दिया जा रहा था और अब जो है वो बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं, ठीक। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स में भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि जनधन योजना में ना एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी। क्या थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी, तो वो 10,000 रुपये की। अब ये आपको मैं बता दूं, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है आपके लिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये आपको कहीं पे भी आ गया तो आप जान सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या मतलब है कि आपके अकाउंट में अगर 2,000 रुपये हैं तो आप 2,000 निकाल सकते हो, है ना। लेकिन ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, हो सकता है मान लो आपके अकाउंट में 200 रुपये ही हैं पर आपको ज़रूरत पड़ गई 10,000 रुपये की। ओवरड्राफ्ट में आप क्या कर सकते हो, ये 10,000 रुपये निकाल सकते हो चाहे आपके अकाउंट में इतने पैसे हों नहीं हो। ये एक लोन जैसा ही कह सकते हैं पर टोटली ये लोन नहीं होता, ठीक है। पूरी तरह से हम इसको लोन नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग बस ये कह सकते हैं कि ये एक तरीका है जिससे आप पैसे निकाल सकते हो बिना अकाउंट में उतने पैसे रखे। इसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो, उसका अगर आप अकाउंट बना लेते हो, ठीक है, तो इस अकाउंट के अंदर जो है लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी पर सुना होगा आपने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ये मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट आ जाना पे अकाउंट पे, आपको डायरेक्ट सरकार पैसा दे दे। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र था, या प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना जो थी, इन सब के जितने भी अकाउंट थे ना, ये सारे जनधन में एलिजिबल थे। तो ये सारी चीज़ें थी कि ये आपके लिए काम की हो जाती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में यही बोला जा रहा है कि इंडिया को जो है वो एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम मिल गया।
उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे हमारे मोदी जी ने कहा है कि जो जनधन योजना जब आया था तो लोग थोड़े स्केप्टिकल मतलब थोड़े से आशंकित थे कि ये अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन अब देखने के बाद इतने 10 साल हो चुके हैं और 53 करोड़ बैंक अकाउंट्स आ चुके हैं, तो इसके बाद अब पता चल रहा है कि डिपॉजिट जो है वो जो है बढ़ चुका है। आज 53 करोड़ लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे वो बैंक में अकाउंट खोलेंगे, आज उनके पास डिपॉजिट है। और ओवर 65% अकाउंट जो है वो या तो रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में है। तो अगर कोई मेट्रो सिटी के बाहर खुलता है, ये भी आप कहीं पे ना, ये जो डेटा है ना 65% वाला, ये डेटा आप अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हो कि 65% से ज़्यादा जो है वो अर्बन एरियाज़ में अब बैंकिंग खुल चुकी है, अपने अपने अकाउंट खोल चुके हैं। तो क्या हुआ क्या है, मेन एम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो यहाँ से फुलफिल हो रहा है। ये बेनिफिट बहुत सारे स्कीम जैसे डायरेक्ट बेनिफिट, जीवन ज्योति बीमा योजना, इन सब के अंदर भी जो अकाउंट खुले हैं SC ST OBC फैमिलीज़ हैं, इनको भी इम्पैक्ट किया है किसी न किसी तरह से। मिडिल क्लास लोगों को अगर जनधन योजना या मुद्रा योजना, सोशल सिक्योरिटी योजना नहीं होता तो आज ये हो नहीं पाता। और आपके लिए एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म ये है, एक होता है जैम ट्रिनिटी, ठीक है। ये जैम ट्रिनिटी किसके लिए, लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। ट्रिनिटी का मतलब होता है 3 चीज़ से मिलके। ये जैम ट्रिनिटी में 3 चीज़ कौन सी चीज मिलकर बनी है, एक जनधन योजना, दूसरा आधार, तीसरा मोबाइल। ये भी आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो कि जैम ट्रिनिटी आया तो लोगों के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा ये आर्टिकल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपने समझा दिया, आप लोग याद रखेंगे क्या, जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी एग्जाम में जैम 3 शब्दों से मिलके मिला है, जनधन, आधार, मोबाइल, ठीक। इनसे ट्रिनिटी मतलब 3 का योग। ये पूरी चीज़ के वजह से आज सक्सेसफुल हो चुका है और इसी के बारे में हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे। दूसरी न्यूज़ की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन, ठीक है। आपको पता होगा PMLA जो एक एक्ट है जिसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजुअली बेल मिलना चाहिए सबको, ठीक है, बेल रूल है। जेल तो एक्सेप्शन है, जेल तो तब मिलनी चाहिए जब कोई बहुत हीनियस क्राइम हो, यूजुअली बेल मिल जाना चाहिए। पर आपको पता ही होगा कि बेल मिलना बड़ा मुश्किल है इंडिया जैसे देश में। इंडिया में क्या, देखो बेल के लिए, अब मैं इसे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, काम की चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है। अगर हम लोग बात करते हैं बेल की, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा हल्का फुल्का बेल के बारे में देख लेते हैं। बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब होता है प्रोविजनल रिलीज़। क्या होता है ये, प्रोविजनल रिलीज़ ऑफ अक्यूज्ड। अगर कोई इंसान जिसको अक्यूज़ किया गया है, ठीक है, कि आप इतने ये क्राइम किया है क्रिमिनल कोर्स में, क्रिमिनल केस में, ठीक है, इन विच कोर्ट इज़ येट टू अनाउंस द जजमेंट, कोर्ट इज़ येट टू अनाउंस द जजमेंट, मतलब कोर्ट ने अभी अनाउंस नहीं किया है कि ये बंदा गिल्टी है कि नहीं है, तब तक क्या है ना, इंसान को रिलीज़ किया जाता है, उसको कहते हैं बेल, ठीक है। ये बेल होता है। ये टर्म जो बेल है ना वो एक फ्रेंच वर्ड था, ठीक है, जिसका नाम था BAILER, बेलर। ये क्या था, ये एक फ्रेंच टर्म था, ठीक है। इस फ्रेंच टर्म का मतलब होता था टू डिलीवर, कुछ देना। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे जजमेंट दे रहे हैं बेल को कि रिलीज़ कर रहे हैं, किसी को रिलीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बेल होता है। इंडिया में जो बेल होता है ना उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बेल इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडिया, ठीक, इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया इस वर्ड को। बेल जो है हमारे CRPC के अंदर दिया जाता है, ठीक है, बेल जो है वो PMLA के अंदर भी दिया जाता है। ये बेल देने की, और बेल ना अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे तो 3 तरह के बेल इंडिया में, 3 टाइप्स ऑफ बेल इन इंडिया। इसे मैं हल्का सा बेल आपको बता देती हूँ, आपके काम ही आ जाएगा। 3 तरह के बेल होते हैं, एक होता है रेगुलर बेल, ठीक है, दूसरा होता है इंटरिम बेल, और तीसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। अब बेल पे भी ना क्वेश्चन आने लग गए हैं कि क्या है बेल, कौन से बेल कौन सी चीज़ में आते हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल, ठीक। अब मैं थोड़ा बता देती हूँ। रेगुलर बेल का मतलब हुआ कि कोई इंसान जिसको जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर दिया गया है, पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसको क्या किया जाएगा, पुलिस कस्टडी में, मान लो कोई इंसान पुलिस कस्टडी में है, अब पुलिस कस्टडी में है तो उसको छोड़ दिया जाए कि हाँ चलो तुम जा सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर बेल कहेंगे। ये जो रेगुलर बेल है वो CRPC के अंदर मिलता था, अब तो ये चेंज हो चुका है CRPC, अब इसका नाम बदल चुका है, न्याय संहिता वो सब हो चुका है, पर CRPC के अंदर 439 में मिलता
मिलता था ये बेल। उसके बाद बारी आती है इंटरिम बेल की। तो इंटरिम बेल जो होता है ना, ये शॉर्ट पीरियड का बेल होता है, छोटे अंतराल का। इंटरिम का मतलब भी तो आप जानते हो ना, अंतराल होता है। तो शॉर्ट पीरियड, छोटे समय की बेल के लिए, इस टाइम के लिए बेल मिलता है। ठीक, ये बेल जो है ना वो हमेशा दिया जाता है बिफोर हियरिंग द ग्रांट फॉर रेगुलर बेल। अगर कोई इंसान रेगुलर बेल मांगे, उससे भी पहले अगर कोई इंसान को बेल चाहिए कि हाँ मैं पुलिस में गई ही नहीं, उससे पहले ही मुझे बेल चाहिए, तो वो इंटरिम बेल होता है। ठीक है, तो इंटरिम बेल रेगुलर बेल से पहले दिया जाता है, बिफोर रेगुलर बेल। और एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल के पहले दिया जाता है। और एंटीसिपेटरी बेल का क्या होता है? एंटीसिपेशन का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को आप एंटीसिपेट कर रहे हो, आशंका दिखा रहे हो, तो ये आशंकित बेल है। एंटीसिपेटरी बेल तब दी जाती है जब कोई इंसान को डर होता है कि उसको पुलिस जो है ना वो अरेस्ट कर लेगी। दैट पर्सन इज़ फियरफुल, वो डरा हुआ था, दैट ही मे बी अरेस्टेड, कि वो अरेस्ट हो सकता है, मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, हो सकता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने का सोच रही है, तो आप जो है एप्लीकेशन डाल सकते हो एंटीसिपेटरी बेल का और आपको ये बेल मिल जाएगी। तो ये 3 तरह की बेल है इंडिया में, ये पूरे बेल है। बेल के ना कंडीशंस होते हैं, कंडीशन अगर सफिशिएंट हो गया तो इंसान को बेल मिल जाएगा। तो बेल की सफिशिएंट कंडीशंस में क्या होता है ना कि पर्सन अक्यूज है कि 10 साल से कम अगर कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला तो बेल नहीं मिलेगा। उसके अलावा किसी को अगर डेथ पेनल्टी मिली है तो बेल नहीं मिलेगा। और सफिशिएंट रीज़न नहीं है, अगर सफिशिएंट रीज़न है कि हाँ भाई इस इंसान ने वो क्राइम कमिट किया है तो बेल नहीं मिलेगा। ये सारे कुछ बेल के तरीके होते हैं और बेल मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया में क्या होता है ना, बेल नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पे ना कुछ इनकम क्राइटेरिया भी आ जाता है। आप लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इस वजह से बेल में इशू हो जाता है। ये सारे कुछ बेल से रिलेटेड चीज़ें हैं। और पीएमएलए के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ से अब आप इस न्यूज़ से ये देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 27, 2022 में एक जजमेंट दी थी जिसका नाम था विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ पीएमएलए एंड द पावर ऑफ ईडी अंडर इट। जो ये पीएमएलए होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंदर ईडी के अंदर कुछ पावर है। ठीक है, उस पावर को अपहोल्ड किया था इस जजमेंट के अंदर। और सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है वो रिस्ट्रिक्ट करता है राइट ऑफ द अक्यूज टू ग्रांट ऑफ बेल। रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही हटा देता है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही सेक्शन 40, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए। सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए के अंदर क्या बोला जाता है कि जो राइट है ना अक्यूज्ड ऑफ टू ग्रांट अ बेल, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको रोकते हैं। पर इसका मतलब, रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन हो जाने कि बेल तो मिलेगा ही नहीं। बिकॉज यू नो व्हाट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ इवन टोल्ड दैट, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बेल इज़ द रूल, एक्सेप्शन तो जेल है। तो ये चीज़ सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए के बारे में वापस से कहा है। तो इसमें ये जजमेंट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सेक्शन 45 इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइप ऑफ बेल मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये आप लोग मुझे ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड थी हमारे इससे। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे जो ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में एक बिल आया है जिसने रेज किया है विमेंस मैरिज एज, विमेन की शादी करने की उम्र को बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में के बिल असेंबली में ये पास होता है जिसमें जो एक लेडी का मिनिमम एज होता है ना मैरिज का इंडिया में, वो 18 ईयर्स है। बट हिमाचल प्रदेश में अब वो 21 साल हो गया, यानी 21 साल से कम की किसी लड़की की शादी होगी तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज देखो इस बिल का नाम भी आप याद रखोगे, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024, और इसको वॉइस वोट से पास कर दिया गया था। जो बिल था उसको इसने अमेंड किया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। पार्लियामेंट के पास भी एक ऐसा एक्ट है जिसका नाम है पीसीएम एक्ट। ठीक है, ये 2006 में एक्ट होता है, पास होता है, जिसका नाम क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इस एक्ट को 2006 का जो इस एक्ट हो उसको अमेंड किया इन्होंने, और अमेंड करके अपना एक एक्ट लेकर के आए हैं जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक, तो ये बिल अब पास हो चुका है। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये बिल क्यों पास किया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हेल्थ, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर दानिश राम शांडिल जो है ना, उन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंट था वीमेन की एज को बढ़ाना, क्योंकि कुछ लड़कियों की आज भी शादी काफ़ी कम उम्र में होती है और इस वजह से वो एडुकेशन नहीं ले पाती, अपने लाइफ में करियर नहीं बना पाती अर्ली मैरिज की वजह से।
मिनिस्टर ने ऐसे भी हाईलाइट किया है कि जब कोई लड़की की शादी हो जाती है तो बहुत जल्दी उसको मदरहुड में भेज दिया जाता है, माँ बन जाती है, और एक बार माँ बन जाती है तो उसके अलग रिस्पॉन्सेस होते हैं। और माँ बनने के लिए ना एक फिजिकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरत है औरत की, वो फिजिकली केपेबल होनी चाहिए माँ बनने के लिए। तो अगर अर्ली मैरिज हो जाता है तो बॉडी केपेबल ही नहीं होती कि वो बच्चा बेयर कर सके, ठीक है। तो अब अमेंडमेंट कौन कौन सी की गई पीसीएम एक्ट में, तो सेक्शन 2A ऑफ पीसीएम एक्ट जो है ना, उसने डिफाइन किया था चाइल्ड को हु इज़ मेल हैज़ नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर ऑफ एज एंड इज़ फीमेल हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। इसमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया था, जो पीसीएम एक्ट 2006 वाला था सेक्शन 2A, उसको यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया और यहाँ पे डिफाइन करा चाइल्ड में फीमेल हु हैज़ नॉट, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल कर दिया। पहले क्या था, मेल अलग था फीमेल अलग था, अब और डाल दिया, तो ये और से बड़ा चेंज आ जाता है। तो सेक्शन 2A को अमेंड कर दिया गया और बिल ने सेक्शन 2B को भी अमेंड किया। ये दो जो सेक्शंस है इसको सेक्शन को अमेंड किया इन्होंने, ठीक है। अमेंड का क्या मतलब होता है, बदल दिया, ठीक, अमेंड किया। इसके अलावा क्या था ना, सेक्शन 2B क्या बोलता था कि चाइल्ड मैरिज को डिफाइन करता था, अ मैरिज टू विच ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज अ चाइल्ड, ये बोला था, ठीक है। और बिल ने ऐड कर दिया क्लॉज गिविंग इट ओवरराइडिंग इफेक्ट दैट एनीथिंग कॉन्ट्ररी और इनकंसिस्टेंट कंटेन इन अदर लॉ इंक्लूडिंग एनी कस्टम यूजेस और प्रैक्टिस। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये इन्होंने क्या किया, जो पहले बोला जाता था चाइल्ड मैरिज का मतलब दो बच्चे की शादी हो जानी, इसको इन्होंने चेंज किया। इन्होंने बोला जो भी ऐसा कस्टम है जो कि लॉ के अगेंस्ट आएगा वो चीज़ जो है वो इलीगल हो जाएगी। अब लॉ के अंदर बच्ची ही 18 साल की वो बच्ची के लाएगी तो वो लॉ के अगेंस्ट हो गया, ये चीज़ है। उसके अलावा हाउ विल द बिल अमेंडमेंट टू पीसीएम कम इन टू फोर्स, तो आपको बता दें ये यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो जाती है, जो मैरिज की चीज़ है ना, कंकरेंट लिस्ट आपको पता होगा। कंकरेंट लिस्ट, ये जो लिस्ट होती हैं कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये कौन से शेड्यूल में आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से शेड्यूल में आता है, ठीक है, जो लिस्ट सिस्टम है हमारा। तो जो कंकरेंट लिस्ट है ना, इसको लिस्ट 3 बोलते हैं, वैसे तो यहाँ दे ही रखा है, आप लोग फिर भी 7 शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा कॉमेंट सेक्शन में आप लोग लिखोगे। और एक एक क्या करना आप लोग, एक स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल दे देना, स्टेट लिस्ट में 2-3 चीज़ों का कि क्या क्या आती हैं, और यूनियन लिस्ट में 2-3 चीज़ों का क्या क्या आती है, और कंकरेंट लिस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जिस पे सेंटर भी लॉ पास कर सकता है और स्टेट भी लॉ पास कर सकता है, और मैरिज और डिवोर्स जो है वो इसी के अंदर आता है। तो इसीलिए आप बहुत सोच रहे होगे अभी तक कि मैम कैसे किसी ने जो है सेंटर की लॉ को अमेंड कर दिया। सेंटर की लॉ को अमेंड किया जा सकता है अगर वो चीज़ जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आएगी, तो इससे आपको ये भी पता चल गया, ठीक है। टिपिकली अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ बिल पास्ड बाय द स्टेट असेंबली विल बी हैंडेड ओवर टू द गवर्नर और दैट स्टेट फॉर असेंट। आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर को असेंट देना पड़ता है। अगर गवर्नर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो असेंट कर रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो बिल जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए चला जाएगा। और प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट शी असेंट और विदहोल्ड्स द बिल और डायरेक्ट द गवर्नर टू सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। तो लेकिन ये जो बिल हिमाचल प्रदेश का है ना, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट, ये इनकंसिस्टेंट है विद द एक्ट ऑफ, जैसे कि जो बिल पास किया गया इंट्रोड्यूसिंग मेकिंग इट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है कि वो इसको इस तरह से वॉइड करते हैं कि नहीं कर, मतलब करते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये सही लॉ है और अभी ये अच्छे से पास हो रहा है। आपको बता दें कि ये वाली चीज़ जो है ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी नेशन में भी। अगर एक स्टेट ने ऐसा कदम उठाया है तो नेशन में भी होगा। तो ये अब आपकी डिस्क्रिप्शन में है कि क्या आपके हिसाब से बिल सही, ये चीज़ सही है कि नहीं, ये मूव कम करनी चाहिए थी, बढ़ानी चाहिए थी एज की, नहीं बढ़ानी चाहिए थी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अपने व्यूज़, ठीक है। तो आपके मेंस में भी काम आएगा। नेक्स्ट बात आती है सीबीएसई प्लानिंग इंटरनल असेसमेंट नॉर्म फॉर क्लास 6 to 12 साइंस स्टूडेंट्स। अब देखो ये चीज़ जो है ना, ये आप लोग जो भी एडुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना आपके, उसमें आप लोग कोट कर सकते हो। देखो इसमें क्या क्या, इसमें जो जो पॉइंट्स है ना वो एज इट इज़ आप लोग डाल सकते हो अपने को, जो आंसर्स लिखते हो उसमें। सीबीएसई ने क्या प्लान किया कि एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, किसके साथ कोलैबोरेट करके, तो ब्रिटिश काउंसिल के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल के साथ कोलैबोरेट करके ये चीज़ बना। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से 12 साल क्लास के जो बच्चे हैं उनमें इनकन्सिस्टेंसी और पोटेंशियल इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स हो जाता है कि मार्क्स बढ़ा देते घटा देते किसमें, इंटरनल असेसमेंट में। लेकिन अगर एक नॉर्म बन जाए तो इंटरनल असेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई कंसिडर कर रहा है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी क्लासरूम स्टूडेंट की जो बोर्ड एग्जाम ले रहे हैं, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना देखा जाए सेंटर में। सीबीएसई डेवलप करेगा फ्रेमवर्क फॉर बेंचमार्किंग एंड रिव्यूइंग स्टैंडर्ड स्टेटेड मिनट्स रिसेंटली मेड पब्लिक, यानी जो भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे।
होंगे। अगर स्टैंडर्ड है आपके पास कि हाँ इतना मार्क्स ही मिलना चाहिए, इसमें इतने मार्क्स, तो कोई इंसान वहाँ से इधर उधर नहीं हो पाएगा। तो एक बेंचमार्किंग सिस्टम होगा, CCTV होगा, ऊपर से कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स होंगी स्कूल में। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स का क्या मतलब है, वहाँ पे सारे लोगों की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, टीचर की टीचिंग की कैपेसिटी, बच्चों की, तो वर्कशॉप होंगे वहाँ पे आके बाकायदा बताया जाएगा कि क्या चीज़ करनी चाहिए, ताकि क्या इससे इंश्योर क्या होगा, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन इंटरनल असेसमेंट। ये हो गया आपका आंसर, ये वाला टर्म कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और ये फेयरनेस इन इंटरनल असेसमेंट, ये आपके हो गया काम का चीज़। ये आप आंसर्स में भी डाल सकते हो। इंटरनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो होगा ना वो इनलाइन होगा किससे, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इसमें एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड डेवलप किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के इसमें एक रिपोर्ट कार्ड होगा, ये होलिस्टिक होगा। इसमें होलिस्टिक का क्या मतलब होता है, सब कुछ लेके चला जाएगा, तो वो कार्ड बनाई जाएगी। और ये नाम भी आप ये याद रखेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। उसके अलावा CCTV रिकॉर्डिंग्स जो होंगी वहाँ पे तो आपको बता ही दिया गया ताकि कोई इशू नहीं होगा। CCTV रिकॉर्डिंग से फ़ायदा क्या होता है, तो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो, रियल टाइम फीडबैक मिलता है। रियल टाइम मतलब उसी समय का फीडबैक जो चल रहा है उसी समय पे। ये प्रपोजल जो है वो बहुत तरह से हेल्प करेगा लोगों को, जो है वो डिजिटाइज जो हो रहा है ना हमारा एजुकेशन उसमें। ये दिस प्रपोजल इज मेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2025 एग्जाम ऑनवर्ड्स एंड अ कमिटी इज सेट टू फॉर्म द एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, IT सिस्टम कैपेसिटी एंड हैंडलिंग ऑफ डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि अगर इस तरह का कोई प्रपोजल आता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बैकग्राउंड में, बैक हैंड में एक टीम होनी चाहिए ना इन सब चीज़ों को, CCTV कैमरा ये सब। तो इसके लिए कौन आता है, यहाँ पे आती है IT टीम। तो IT टीम को भी देखा जाएगा, IT टीम का ये देखा जाएगा कि किस तरह से IT टीम जो है वो इसको देखती है कि नहीं। एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी चेक करेगा कि नहीं हाँ ये है। अभी क्या है ना कि क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब जो स्टार्टिंग में आता है, तो 30% से ज़्यादा सेंटर जो है वो वहाँ पे ये चीज़ लगे स्टार्ट होगा। जब 30 सेंटर में जब ये काम जो है सक्सेसफुल हो जाएगा तो आगे बढ़ाया जाएगा। डायरेक्टली नहीं जाते हैं, पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू जाते हैं। तो 30% आएगा, 30% के बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये प्रपोजल 2025 में आएगा, लेकिन आप इसको अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स आपके लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाता है। दूसरी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे एक प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट में, उसके ऊपर ना एक अमेंडमेंट आई थी। उस अमेंडमेंट के बाद सर्टेन नंबर सेट किया गया था कि हाँ इतने नंबर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे PM के कैबिनेट में। तो वो आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताओगे और आप लोग मुझे साथ ही साथ ये भी बताओगे कि कितने % है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोला है हमारे PM जी ने। इन्होंने हम बोला है कि एक मंत्रा चाहिए हमारे लिए, वो क्या होगा, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म। ये मंत्रा अगर फॉलो करेंगे ना मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज, तो क्या होगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहा है हमारे PM ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कि ये मंत्रा फॉलो करिए। ये मंत्रा फॉलो करने में क्या है, रिफॉर्म का क्या मतलब होता है, सुधार। परफॉर्म का मतलब क्या है, कार्य करना। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, बदलाव करना। और इन्फॉर्म का मतलब क्या है, बताना, सुझाव देना, इन्फॉर्म करना, लोगों को बताना। अगर ये चारों चीज़ें हो गई तो हो जाएगा। अभी कौन सी लोकसभा, 17वीं लोकसभा चल रही है। इस 17वीं लोकसभा में अगर ये सारी चीज़ें मंत्रा यूज़ की जाएंगी तो हमारे अंदर एक चेंजेस आएगा हमारा, ठीक है। तो ये टॉप ऑफिशियल से इन्होंने बात की, इन्होंने बात करके ये चीज़ बताई। इन्होंने ये बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको बहुत, इन्होंने ये भी कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है जिसमें कौन IAS IPS होते हैं, उनको ना डरना नहीं चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने से। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आएगी ना तभी चीज़ें बदल पाएंगी। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं। तो ये जो 4 चीज़ है ना, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इन्फॉर्म, इसको एज इट इज़ आप कोट कर दीजिएगा अपने आंसर में, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसी न्यूज़ से इसी तरह से आप मेंस प्रिपेयर भी होंगे, प्री प्रिपेयर तो होंगे। प्री आप कब प्रिपेयर होंगे, जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए कौन सी अमेंडमेंट वाली चीज़ आई थी, कौन से अमेंडमेंट से कितना नंबर और ये सेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं साइंस। अब आपको पता है जब भी मैं आऊँगी तो साइंस की चीज़ें लेकर आऊँगी ही। साइंस का एक कोई चीज़ आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो आज क्या है, आज जो मैं न्यूज़ लेकर आई हूँ वो ये है, ये हमारे एक्सप्रेस में है कि इसरो ने कैसे ह्यूमनॉइड स्कल बनाया है। आपको पता ही होगा इसरो अपनी गगनयान मिशन के बारे में अभी चर्चा में है। गगनयान मिशन में हम लोगों को, ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे, ठीक है। लेकिन ये 2025 का मिशन होगा। यहाँ पे
पहले ह्यूमंस को भेजने से पहले हम लोग एक ह्यूमनॉइड का क्या मतलब होता है, एक ऐसा रोबोट जो कि ह्यूमन फीचर्स के साथ हो, तो ह्यूमनॉइड को भेज रहे हैं जो कि फीमेल, जिसका नाम क्या है, व्योमित्रा। तो आपको ये नाम तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए। व्योमित्रा का मतलब क्या होता है, अगर लिटरल टर्म में देखें ना तो स्पेस फ्रेंड, मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त होता है, और व्योम मतलब होता है स्पेस, ठीक है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का दोस्त। तो व्योममित्रा इसको डिज़ाइन किया गया था व्योममित्रा के इसरो के इनिशियल सिस्टम में साराभाई स्पेस सेंटर पे। तो ये जो है ह्यूमनॉइड्स होते क्या हैं, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमनॉइड्स का मतलब होता है कि रोबोटिक सिस्टम जो कि रिजेंबल करे, क्या करे, जो कि रिजेंबल करे, रिजेंबल का मतलब मिले, किससे, ह्यूमन से, ह्यूमन की तरह हो, ठीक है, ह्यूमन की तरह क्या मिले, तो इसके अंदर एक मूवेबल आर्म हो, इसके हाथ पैर मूव कर सके, टॉर्सो हो, टॉर्सो का मतलब होता है ना निचला भाग, जो अगर हमारा ये सिर है ना, सिर है तो ये होता है पूरा टॉर्सो, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग टॉर्सो बोलते हैं, ठीक। तो टॉर्सो जो है, आर्म्स हो गए, ये बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता होता है, आर्म्स, एक फेस होता है, आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ह्यूमन ही है। जनरल में रोबोट सिस्टम क्या होता है, रोबोट का मतलब ये हुआ जो कि आपको कंप्यूटराइज्ड हो, लेकिन अगर ह्यूमनॉइड तो ह्यूमन जैसा हो, ठीक है, ह्यूमन की तरह टास्क भी कर सके, उसको हम लोग ह्यूमनॉइड बोलते हैं। इसरो क्यों भेज रहा है ह्यूमनॉइड को, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसरो इसलिए भेज रहा है कि अगर कोई ह्यूमन जैसा दिखने वाला, कैपेबिलिटी वाला स्पेस में जाता है तो हम लोग देख पाएंगे कि ह्यूमंस के लिए कितना सेफ है यहाँ पर पहुँचना, ठीक है। तो इसरो इवैल्यूएट करेगा, क्या परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, इसरो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेगा रोबोट टेक्नोलॉजी के, और मेजर करेगा कि ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट है वो चीज़ देखेंगे यहाँ पे। इवैल्यूएट करेगा परफॉर्मेंस of the robot technology to measure impact of space travel on human being ahead of its first crewed mission। आपको पता क्रूड का क्या मतलब, क्रू जाएगी 2025 के अंत में, लोग जाएंगे क्रू में, इंसान बैठ के जाएंगे। तो इसरो ने डिज़ाइन कैसे किया इस ह्यूमनॉइड स्कल को, एक स्कल रहा होगा ना, स्कल का मतलब क्या होता है, खोपड़ी। अब क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन जैसी है तो ह्यूमन में भी तो हमें स्कल होती है, खोपड़ी होती है, तो इसको डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन स्कल को, ठीक है। तो किस तरह से डिज़ाइन किया गया, इसी पे पूरा आर्टिकल है। तो व्योमित्रा का जो स्कल है उसको की डिज़ाइन किया गया है, इसमें एक एल्यूमिनियम अलॉय डाला गया है, ठीक है, जिसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइट वेट है, हीट रेजिस्टेंट है, मतलब हीट से बहुत गर्म नहीं होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये अलॉय इंपॉर्टेंट इसीलिए है, क्यों एल्यूमिनियम अलॉय डाला गया है, क्योंकि ये अलॉय जो है ना, ये ऑटोमेटिव इंजन और एरोस्पेस कंपोनेंट में पहले यूज़ होता आ रहा था, ठीक है। ये जो स्कल है ना, स्कल हैज़ बीन डिज़ाइन टू बी इंक्रेडिबली स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब एकदम दृढ़ है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये एक्सट्रीम जो लोड है वो सह सकेगा। इसके अलावा जो है ये मिनिमम अलॉय यील्ड ऑफर करेगा 220 मेगा पास्कल का स्ट्रेंथ, मेगा पास्कल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ, इस स्ट्रेंथ की वजह से स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी आएगी, ठीक है। और अगर हम इसका स्कल इतना जो है, स्कल का अगर हम डायमेंशन करें तो 200 मिलीमीटर इंटू 200 मिलीमीटर और सिर्फ 800 ग्राम वे करता है, सिर्फ 800 ग्राम। तो अगर ये स्कल इतना प्रेशर झेल पाएगा तो ह्यूमन स्कल से भी मिला के देखा जा सकेगा। जो ये टेक्निक है ना जिससे ये एल्युमिनियम बना, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक कहते हैं। अब ये भी हो गया आपके लिए इम्पॉर्टेंट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये टर्म आप याद रखेंगे, क्या, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, एज इट इज़ ये टर्म आ सकता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के थ्रू ये स्कल बनाया गया है और ये स्कल इसी से क्रिएट होगा। ये वाले इससे क्या होगा ना, इजी इंडक्शन ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। इतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगी, बस याद रखिएगा कि चीज़ें जो हैं वो डाल दी जाती हैं आराम से। 3D प्रिंटिंग का एक टेक्निक होता है जो बहुत आजकल फेमस है, 3D प्रिंटिंग टेक्निक, उसमें मटेरियल डाल दिया जाता है। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, मटेरियल डाल दिया जाता है, कंप्यूटर पर लिख दिया जाता है कि हाँ मुझे ऐसा दिखने वाला चीज़ चाहिए, और आप सिर्फ उसमें सामान डाल दो, रॉ मटेरियल डाल दो, जो डालना है। अब 3D प्रिंटर उसको एज इट इज बना के बाहर निकाल के दे देगा आपको। यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि मुझे ऐसे एक वास चाहिए, ठीक है, एक घड़ा चाहिए, तो घड़ा का मैं रॉ मटेरियल डाल दूंगी, 3D प्रिंटर पे लिख दूंगी कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा घड़ा चाहिए, इस कलर का चाहिए, ऐसा चाहिए, वो एज इट इज़ ऐसा घड़ा बना के दे देगा। तो इसमें ना एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज़ होता है इस 3D प्रिंटिंग में। इसी के मदद से जो है ये एलॉय जो है ये पूरा स्कल बनाया गया है। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये पूरा टर्म, तो इतना ही आपके लिए जानना ज़रूरी था।
नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश ने ना लिफ्ट कर दिया है बैन। इन बांग्लादेश में एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी को जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था, क्योंकि ये वार क्राइम्स कर रहे थे। जो 1971 लिबरेशन वॉर हुआ था ना, उसमें जमात को इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया गया था, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, क्राइम करते थे। एक तरह से देखा जाए तो जमात जो है ना, वो अपने वेबसाइट पे बोलता है उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी चाहिए और इस्लामिक वैल्यूज़ उसको लानी है बांग्लादेश में, ठीक है। अब इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ उसको लेके आना है, और इससे क्या होगा, इस बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक वेलफेयर स्टेट में तब्दील हो जाएगा, ऐसा लिखा है जमाते इस्लाम के अपने वेबसाइट पे। ये जो है ना वो बांग्लादेश की लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था जमाते इस्लामी, जो कि 1941 लाहौर में बना था, ठीक है, जिसको इस्लामिक थियोलॉजियन जिनका नाम है अब्दुल आला मौदूदी, इन्होंने ये बनाया था 1941 लाहौर में, ठीक है। तो इससे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत पुराना हो गया 1941। सोचो पार्टीशन जो हुआ है हमारा, पार्टीशन से पहले की ये बात है, 1947 से भी पहले की बात है। तो इसमें पॉलिटिकल इररिलेवेंस है, ये इन्फ्लुएंस इसके वजह से क्या हुआ कि ये जमात बहुत पुरानी पार्टी हुई, और लिबरेशन वॉर में जब पाकिस्तान से स्ट्रगल कर रहा था बांग्लादेश अलग होने के, उस टाइम भी जमात ने ना एक गोल रखा था कि मुस्लिम साथ रहें, मुस्लिम पार्टीशन में साथ खड़े रहें, और वेस्ट पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ खड़े थे ये लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर बांग्लादेश में एक्टिविटी की बात की जाए तो बांग्लादेश ने ना एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया था 1973 में, जिसमें डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट की बात की गई थी अगेंस्ट जेनोसाइड क्राइम वगैरह वगैरह। इस लॉ के अंदर जो है ना ये पास करा गया था, शेख मुजीबुर रहमान ने बैन कर दिया था सारा ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक्ट पास कर दिया था। इस एक्ट के तहत जो है ये जो जमात है वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन हो जा रहा था, और जो हसीना गवर्नमेंट थी इन्होंने इन पे क्रैकडाउन भी किया था और इसको रोका भी था। अब ये जो बैन है ये लिफ्ट हो गया है, अब ये बैन हट गया है। अब हट गया तो ये वापस से एक्टिव हो जाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन, और एक्टिव हो जाएगी तो गॉड नोस क्या होगा, वो हम लोग न्यूज़ में देख ही लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब आपको पता है बांग्लादेश काफ़ी देर टाइम से न्यूज़ में है, तो आप ये देख सकते हैं बांग्लादेश ये रहा। कई बार हमने आपको बताया बांग्लादेश मैप में, बट फिर एक बार आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये रहा बांग्लादेश, बगल में इंडिया है, नीचे इधर म्यांमार से भी हल्का सा बॉर्डर लग रहा है इसका। बाकी तो मोस्ट ऑफ द एरिया जो है बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश जो इंडिया का जो लार्जेस्ट बॉर्डर है ना, अगर वो किसी कंट्री के साथ शेयर करता है लार्जेस्ट बॉर्डर, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा बॉर्डर, तो वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। ये रहा, आप यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश। आप देख रहे हो किस तरह से मिनी इंडिया जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा इंडिया जैसा ही शेप है इसका। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया आप लोगों का। उसके अलावा आपको बता दें कि जो हमारे आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि यूपीआई जो है वो बहुत ही बड़ा ग्लोबल चेंज बनने वाला है। अब यहाँ इस आर्टिकल में आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि रुपए को कौन कौन सी कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है। नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। विथ कार्ड्स फ्रॉम दिस कंट्री ऑल्सो एक्सेप्टेड इन इंडिया। ये कार्ड हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, लोग रुपए कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। और यूपीआई क्यूआर को एक्सेप्ट कर लिया है भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, यूएई। अब ये हो गया आपके प्री का मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। यूपीआई आपको पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, रुपए कार्ड है, ये हमारा ग्लोबल बनने की जो है वो रास्ते पे जा चुका है, ठीक है। फास्ट पेमेंट सिस्टम है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये हो गया। अब आप क्वेश्चन ऑफ द डे देख सकते हैं, प्लीज़ आप लोग इसको स्क्रीन पे देख लें और कमेंट में आंसर करें। उसके अलावा आप लोग मुझे ये चीज़ बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि यूपीआई जो है वो डेवलपमेंट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की थी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा था यूपीआई को, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके अलावा ये लास्ट न्यूज़, ये भी थोड़ी साइंस से रिलेटेड है कि ओरकाज जो है वो अटैक कर रहे बोट को टू प्रैक्टिस न्यू हंटिंग टेक्निक। अब इससे इंपॉर्टेंट हो जाता ओरकाज होते कौन है। तो ओरकाज के बारे में अगर मैं कहूँ, ओरका होते हैं किलर वेल। ये एक वेल की स्पीसी होती है जिसको किलर वेल बोलते हैं। ये टूथड वेल होते हैं, इनके पास दांत होता है और ये बहुत ही बड़े प्रीडेटर हैं।
ये बहुत बड़े प्रीडेटर, व्हेल ऐसे नहीं कहा जाता किसी को मार के खाती है, पर ओरकास जो है ना वो हंट करते हैं, ये बहुत बड़े प्रीडेटर हैं। और इनके बारे में कहा जाता है नहीं, बोट को पलटा देते हैं, बड़े बड़े बोट बहुत डैमेज होते हैं। बहुत सारे सी रूट ऐसे हैं जो ओरकास की वजह से लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। ओरका के बारे में ये चीज़ है। और ओरका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि अब ये न्यूज़ में आ चुका है, तो ये पता चल गया ओरका के बारे में कि ये जो है वो कहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो ओरका मोस्टली नॉर्थ अफ्रीका, आइबेरियन पेनिनसुला, अटलांटिक वगैरह रीजन्स में ज़्यादा होते हैं। क्यों? यहाँ पे टूना मिलती है, टूना मछली को खाने के लिए ये लोग घूमते हैं। तो ये हो गया टोटल आपकी आज की न्यूज़। और अब आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया, थोड़ा डिटेल्ड है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में चीज़ों को बताएं कैसा लग रहा है आपको सेशन, और एट द सेम टाइम आंसर करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंसर करें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आज की न्यूज़ थी। मिलती हूँ आपसे दूसरी क्लास में। थैंक यू।